Hello, dear students. So we are going to discuss another set of sample paper. So we will start from the very first question. क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क विद एन एस्टेरिस्क इज असिमेट्रिक इन नेचर? कौन सा कायरल सेंटर है? ये वाला पूछा है। तो कायरल सेंटर कौन सा होता है? कायरल सेंटर एक ऐसा कार्बन होता है जिसमें वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। तो ये वाला कायरल सेंटर हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। दिस इज ऑल्सो कायरल सेंटर, दिस इज ऑल्सो कायरल सेंटर। बट ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, नेमली अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय. बताइए. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. करेक्ट. नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X is oxidized by using acidified K2Cr27. The product obtained reacts with phenyl hydrazine but does not answer the silver mirror test. What is the possible structure of X? ऑर्गेनिक कंपाउंड X है which is oxidized by K2Cr27. ऑक्सीडाइज हो रहा है K2Cr27 में से, मींस इधर एल्डिहाइड है और अल्कोहल. प्रोडक्ट ऑब्टेन रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजीन. जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है. इसका मतलब X एक अल्कोहल हो गया, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई मिल रहा है जो कि फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है. बट इन द नेक्स्ट लाइन it is not given the silver mirror test, which means definitely अब वो कीटोन है. और कीटोन कब मिलते हैं? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल. उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन, और ये कीटोन जो है वो टॉलरेंस टेस्ट देगा. कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय. कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है. तो उसने पूछा है नॉट गिवन बाय, माने जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो कैनिजारो नहीं देगा. तो CH3CHO कैनिजारो नहीं देगा. इस पर अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है. बाकी आप देख सकते हो बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इनमें अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है बिकॉज इनमें कार्बन sp3 ही नहीं है. जबकि इसमें कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन sp3 है, बट इस पर हाइड्रोजन नहीं है. तो द कार्बन विच इज the sp3 carbon which is attached to sp2 carbon is known as alpha carbon. बट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. नेक्स्ट है, if first order reaction is 50% completed in this time, how much it will take to 100% completion? First order reaction never goes to completion, क्योंकि जो डिके होता है वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है. It is equal to a naught e to the power minus kt. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस व्हिच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन. हाइपर माने ज्यादा होना, हाइपो माने कम होना. आइसोटोनिक मींस दे हैव सिमिलर ऑस्मोटिक pressure, and NaCl is electrolyte in nature. So correct option will be, you can see that correct option will be D. Now CCl bond in chlorobenzene in comparison to CCl bond in methyl iodide. कंपैरिजन कीजिए.
क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड में रेजोनेंस है, मिथाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होने की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज शॉर्टर in chlorobenzene, and when it is shorter, definitely it's going to be stronger, shorter and strong. Although this is the question which are asked from the table given in the D block, the percentage of nickel in the alloy steel that is used for making the pendulum, ये परसेंटेज होती है वो 36% होती है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। For an endothermic reaction where delta H present the enthalpy of reaction in kilojoule per mole, the minimum value for the energy of activation will be. बताइए इसका आंसर बताइए। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी। एक बार एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ देखते हैं। इस तरह का ग्राफ होगा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को कंपैरिजन करें तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा होगी, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंड द डेल्टा पी वैल्यू इज पॉजिटिव इन दिस केस। नाउ अब बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, 0, लेस देन डेल्टा एच और मोर देन डेल्टा एच। सो द करेक्ट आंसर इज मोर देन डेल्टा एच। डेल्टा एच कितना होगा? This is the value of enthalpy of product, this is the value of enthalpy of reactant। इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा, दिस इज डेल्टा एच। ये एक्टिवेशन है, ग्राफिकली आप समझ सकते हो कि एक्टिवेशन इज मोर देन डेल्टा एच। करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है, आई एम कंसिडरिंग इट एज ए ट्रिकी प्रॉब्लम। करेक्ट। Now next is oxime are formed by the reaction of aldehyde and ketone with। oxime किससे कराने पर मिलता है? Yes, correct option is B, NH2OH के साथ। हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन मिलता है और हाइड्रोक्सिलामीन से ऑक्साइम मिलता है। नेक्स्ट is the 1 degree amine on heating with chloroform and alcoholic KOH gives foul smell of। It's a very well known named reaction। कौन सी रिएक्शन है ये? कार्बेलामीन रिएक्शन। इट इज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमीन। ये एलिफैटिक अमीन है क्योंकि नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, सो यू विल गॉट बेंजाइल आइसोसाइनाइड। Out of the following, the strongest base in the aqueous solution is। aqueous solutions में strongest base कौन सा है बताना है। तो अगर मिथाइल होता है कोड क्या होता है? 2130। The 2 degree amines are more basic than 1 degree, then 3 degree, then 0 degree। एनिलीन तो एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन में लोन पेयर डिलोकलाइजेशन होता है, सो एरोमेटिक अमीन्स आर ऑलवेज less basic than aliphatic amines। तो correct answer is dimethyl amine। Next 13 देखते हैं। The newly formed RNA
dictates the synthesis of protein at the ribosome. DNA has a double helical structure while RNA with a single strand structure. So both informations are correct, but is not the correct explanation. Question next 14. Oxidation of ketone is easier than aldehyde. Ketones cannot be oxidized easily. पोपॉफ्स रूल से हम उन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं और बहुत विगरस कंडीशंस के अंदर ऑक्सीडाइज होता है. स्टेटमेंट तो गलत हो गया. Now CC bond of ketone is stronger than CH bond of aldehyde. CC bond is stronger than CC bond of ketone is stronger than the CH bond of aldehyde. A is false, but R is true. CC bond is stronger than CH bond. Correct statement. Question 15. Alkyl benzene is not prepared by Friedel-Crafts alkylation of benzene. Next, alkyl halides are less reactive than acyl halides. Alkyl benzene is not prepared by the Friedel-Crafts alkylation of benzene. Friedel-Crafts alkylation of benzene करेंगे तो आपको CH3Cl ले रहे हैं तो टोलुइन बनेगा, C2H5Cl ले रहे हैं तो इथाइल बेंजीन बनेगा, which means A is A wrong हो गया. Next, alkyl halides are less reactive than acyl halide. Alkyl halide is RX while acyl halide is ROX. Alkyl halide का कार्बोकैटाइन ये बनेगा, acyl halide का कार्बोकैटाइन ये बनेगा. अगर आप ध्यान से देखें, acyl halide का जो कार्बोकैटाइन है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. ऑल्दो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट सभी एटम्स का कंप्लीट है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट्स ज्यादा स्टेबल होता है. सो एल्काइल बेंजीन ही बनती है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से. स्टेटमेंट करेक्ट है. सॉरी, नॉट, यहाँ पे नॉट प्रिपेयर्ड लिखा है, तो एल्काइल बेंजीन तो बनते हैं ना, तो असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. और एल्काइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एसाइल हैलाइड, ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया बिकॉज एसाइल हैलाइड ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड. सो बोथ आर फॉल्स. जैसा ऑप्शन ये गेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है. लेट मी करेक्ट इट, बोथ आर फॉल्स. नेक्स्ट, ग्लिसरॉल डज नॉट रिएक्ट विद HI. ग्लिसरॉल से HI की रिएक्शन पहले आपके सिलेबस में थी, अब नहीं है, लेकिन आप इसको जनरल भी ट्रीट कर सकते हैं. ग्लिसरॉल इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. अगर आप इसे HI से ट्रीट करेंगे तो ऑल दी OH ग्रुप गेट रिप्लेस्ड बाय आयोडीन. एडजेसेंट एटम पर अगर आयोडीन रहते हैं तो वहां पर एलिमिनेशन हो जाता है, I2 रिलीज हो जाता है, एलाइल आयोडाइड बन जाता है. एक ग्लिसरॉल की रिएक्शन HI से है, ठीक है. पहले ग्लिसरॉल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की रिएक्शन हमारे सिलेबस में थी, अब नहीं है, बट ये क्वेश्चन डाला हुआ है तो हम इतना समझ सकते हैं कि हाँ, आयोडीन OH की प्लेसमेंट पे आ जाएगा. तो ग्लिसरॉल डज रिएक्ट विद HI. कीप इन माइंड, ग्लिसरॉल तो HI से रिएक्ट करेगा. तो ये तो फॉल्स हो गया. करेक्ट है, मैंने आपको ऑल रिएक्शंस भी बताई दी है, तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. Iodopropane can be produced by treatment of glycerol with HI. हाँ, तो आयोडोप्रोपेन भी बन जाता है. हमारा लास्ट प्रोडक्ट था वो था एलाइल आयोडाइड. अगर मैं फिर से HI से ट्रीटमेंट इसका करा देता हूं तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एक आयोडीन और लग जाएगा बीच में,
फिर आयोडीन I2 का रिमूवल हो जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, एक बार और अटैक कराने पर आपको आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा। सो A is false but R is true. तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन HI से आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई विल नॉट रिकमेंड टू रिवाइज दैट क्वेश्चन। पहले कभी आया होगा तो वहां से कॉपी कर दिया गया है सैंपल पेपर के अंदर, बट इट इज नॉट प्राइज वर्दी नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUPAC नेम ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ NiNH3 होल 5 NO3Cl। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, बताइए क्या नाम होगा इसका। Anyone who want to answer can answer easily. पेंटाअमीन, पेंटाअमीन नाइट्रेटो निकल 2 क्लोराइड, करेक्ट। पेंटाअमीन नाइट्रेटो निकल क्लोराइड इसका नाम हो गया। बट उसने पूछा है राइट द IUPAC नेम ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस। इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या बनेगा, Cl अंदर NO3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटामीन क्लोराइडो निकल 2 नाइट्रेट, करेक्ट। 2 मार्क्स का है, इसलिए आप इसका नाम भी लिख के दिखा दीजिएगा और इसके आयनाइजेशन आइसोमर का। Why is the +2 oxidation state of manganese quite stable while the same is not true for iron? मैग्नीज 3d5 4s2 होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं तो इट बिकम 3d। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, लेकिन आयरन +2 में 3d6 होता है जो कि हाफ फिल्ड स्टेट नहीं है, इसलिए निकल sorry manganese is quite stable in +2 state than iron, करेक्ट। इजी क्वेश्चन है। Next, the reaction between H2 and O2 is highly feasible, yet allowing the gases to stand at room temperature in the same vessel does not lead to the formation of water. Explain. वैसे बहुत रिएक्टिव है, बट आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। इस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये बहुत हाई है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में तभी तो हमें प्लेटिनम और ग्रेफाइट का अरेंजमेंट करना पड़ता है इस रिएक्शन को कराने के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, इवन एट हाई टेम्परेचर भी पॉसिबल नहीं है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। So this reaction is not feasible at room temperature, required high activation energy. So hydrogen oxygen, you know, can stand at room temperature in the same vessel. The rate of reaction is given by this equation. What does K stand for? K क्या है बताइए यहाँ पर, इससे सिंपल भी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या काइनेटिक्स से। What is K here? Yes, correct. K is rate constant. And what is the unit of K अगर मैं पूछ लेता हूं तो? Yes, second inverse, correct. What are maximum boiling azeotrope? Give any one example. So solutions with negative deviations from Raoult law form maximum boiling azeotrope, which means in this type of solutions, solute solvent interaction is high in comparison to solute solute and solvent solvent interaction. So their boiling point raise from the boiling point of original solvent.
सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है. So there are number of examples which you can give, but I prefer nitric acid and water. Nitric acid and water solution form maximum boiling azeotrope. Why is it advised to add ethylene glycol to water in a car radiator while driving in the hill station? Important NCERT लाइन से क्वेश्चन है. बताइए इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है? फटाफट से आंसर दीजिए इसका. करेक्ट. Ethylene glycol is an anti-freezing agent, which means it decreases the freezing point of water, which means water will not freeze. मान लीजिए एनवायरमेंट का टेम्परेचर -10 है तो इथाइलिन ग्लाइकॉल -40 डिग्री तक वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा, तो वाटर जो है -10 -20 पर भी फ्रीज नहीं करेगा. Predict the product form when CH3CHO reacts with following reagents. ग्रिग्नाट रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? करेक्ट. क्या बन गया ये? 2 डिग्री एल्कोहल. तो ग्रिग्नाट रिएजेंट when react with aldehyde gives 2 degree alcohol. And what happened when Grignard reagent react with zinc, Hg or HCl? ये भी एक वेल नोन नेम्ड रिएक्शन है. What is the name of this reaction? Correct. You can answer directly in the chat to everyone. Clemenson reduction. This reaction is known as Clemenson reduction. मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर क्लिक करके बता देता हूँ आपको. Aldehyde and ketones, both aldehyde and ketones both reduce to alkane of same carbon, alkane with same carbon number of atom in the Clemenson reduction. ठीक है. नेक्स्ट है टॉलरेंस रीजेंट से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? बताइए. एल्डिहाइड टॉलरेंस रीजेंट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? टॉलरेंस रीजेंट is the silver ammonical solutions. Aldehydes get oxidized to form ammonium salt of carboxylic acid and silver get deposited. करेक्ट. कीप इन माइंड अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और सिल्वर सॉल्ट जो है वो डिपोजिट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेक्शन सी में आ गए हम लोग. 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं. मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ई नॉट सेल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेस कैलकुलेटेड और एक प्रॉब्लम मोर कैलकुलेटेड, एक 3 मार्क्स की, 5 मार्क्स की आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस बार भी. द सेल in which the following reaction occur, calculate the Gibbs free energy. So Gibbs free energy के लिए we need n value. Rest values are given. बताइए n value क्या होगी इसकी?
Correct. Answer, you can give the answer to everyone rather than to giving me directly. See, change in oxidation state देखते हैं. 2 into 3 6, 2 into 2 4 means net charge is changes from 6 to 4 for the iron, which means changes of 2 electron. Yeah, change in oxidation state is of 2, which means the n value is 2. Again, अगर आप ऑक्सीडेशन के टर्म में ना चाहते हो तो आयोडीन के रेस्पेक्ट में -2 है और यहाँ पर 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, तो n वैल्यू विल बी, rest you can put the values in the formula and you get the answer. How many electrons flow through a metallic wire if a current of 0.5 ampere is passed through for 2 hours? How many electrons? You know that Q is equal to I into T. 0.5 into 2 into 60 into 60 will give you the charge in Coulomb. When you divide this with 96500, you got to know the Faraday. And Faraday is the charge of 1 mole electron. 1 Faraday is the charge on 1 mole electron. यानी Avogadro number of electron का charge होता है. करेक्ट. तो यहां से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वहां से आप इलेक्ट्रॉन्स की मोल निकाल सकते हैं. करेक्ट. वन मोल पर चार्ज 1 फैराडे होता है और आपका जितना फैराडे आ रहा है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट 23 क्वेश्चन को देखिए. कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x to y follow second order kinetics. If the concentration of x is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of y? X to y. Now rate is given by minus dx over dt as well as dy over dt, and follow the second order kinetics means rate can be given as kx square. Correct. Now x को 3 टाइम किया है, which means rate of decomposition of x 8 times इंक्रीज कर जाएगा. Sorry, x become 3x, so rate become 9 times. रेट 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी x का डिकम्पोजिशन 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगा और y का फॉर्मेशन भी सेम टाइम यानी कि 9 टाइम से इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये मैंने कल डिस्कस की थी, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आती है तो परेशान करेगी. इसका फंडा क्या होता है कि अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो SN1 मैकेनिज्म को सोचना है, और अगर 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो SN2 मैकेनिज्म को सोचना है. तो यहाँ पर मुझे कहीं भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता नहीं दिख रहा है. इसका मतलब जब मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो प्लस चार्ज उस कार्बन पे मानूंगा जो लेस हैंडर्ड है. पहले वाले केस में लेस हैंडर्ड ये वाला है, यानी कि H प्लस ऑक्सीजन पे जाएगा, I माइनस लेस हैंडर्ड कार्बन पे जाएगा. दिस विल बी द प्रोडक्ट. इस केस में कार्बोकैटायन आपको बनता हुआ दिख रहा है 3 डिग्री. अगर कार्बोकैटायन 3 डिग्री बन रहा है तो मैकेनिज्म SN1 होगी. ऐसे केस में आप वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेंगे जहां से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा हो. इस केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए SN1 पाथ को फॉलो करना होगा और आयोडीन वहां पर जाएगा जहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो. करेक्ट. यहां देखिए, यहां भी ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा,
बिकॉज कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, बेंजाइलिक है, तो क्या होगा, SN1 पाथ के थ्रू रिएक्शन जाएगा। ईथर की हाइड्रोलिसिस में भी सेम तरह से ही हम फॉलो करते हैं। Write the chemical reaction to illustrate the following reaction. Williamson ether synthesis, reaction of sodium alkoxide with RX. It's a type of SN2 reaction. Will give you, suppose this is RX, will give you ether. करेक्ट। आप एक, ये मैंने आर के टर्म में ले लिया, एग्जाम में वैल्यू एडिशन करने के लिए आप नॉर्मल मिथाइल या इथाइल लेकर भी इस रिएक्शन को बता सकते हैं। हालांकि सिर्फ रिएक्शन पूछिए तो आप 2 रिएक्शंस काफी होंगी। राइमर क्या होती है? रिएक्शन ऑफ फिनॉल with chloroform in the presence of KOH will give you the mixture of ortho and para salicylic aldehyde. This reaction is known as a Riemann-Tiemann reaction. Now write the equations involved in the following reaction. Cannizzaro reaction, aldol condensation and Hell-Vollard-Zielinski. फटाफट से मैं बता दूं, कैनिज़ारो में aldehydes which do not contain alpha hydrogen undergo disproportion reaction. Means one aldehyde molecule get reduced while other get oxidized to form salt. This disproportion reaction is known as Cannizzaro. While in case of aldehyde, while in case of aldol, 2 aldehyde molecules which contain alpha hydrogen may be similar or may be different type undergo condensation to form a product which is known as aldol in case of aldehyde, ketol in case of ketone. इसका प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। अल्फा हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप पर ले जाना है और एक एल्डिहाइड ग्रुप का CO दूसरे के अल्फा से जोड़ देना है। CH O पर गया HOH, इसको दूसरे के अल्फा से जोड़ दिया। दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द प्रोडक्ट विदाउट मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म पूछिए तो फिर आपको मैकेनिज्म करके दिखानी है, जो कि प्रीवियस मॉक टेस्ट में आ भी चुकी है। नेक्स्ट है HBZ, Hell-Vollard-Zielinski reaction. It is a type of alpha halo substitution reaction. Carboxylic acid which contain alpha hydrogen when treated with red phosphorus and a halogen like bromine or chlorine, alpha hydrogen get substituted by the halogen and this reaction is known as Hell-Vollard-Zielinski reaction. अब ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों ही लेकर के रिएक्शन को करा सकते हैं। राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन निकल कैडमियम सेल। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हैं। इज इट प्राइमरी और सेकेंडरी? तो प्राइमरी है सेकेंडरी, इसका आंसर तो आप बताइए। निकल कैडमियम प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी स्टोरेज बैटरी जो होती है वो रिचार्जेबल नहीं होती है, रीयूजेबल नहीं होती है। सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी जो है वो रिचार्जेबल और रीयूजेबल होती है। तो ये निकल कैडमियम बैटरी जो है वो रिचार्जेबल है या नहीं है? प्राइमरी है और सेकेंडरी है। आंसर इट। I'm waiting for the answer. Yes, it is a secondary storage battery. Correct. कार वगैरह में बैटरी जो इस्तेमाल होती है वो निकल कैडमियम बैटरी होती है। जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो जो भी टॉपिक, हालांकि पहले बैटरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, अब उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। सिलेबस रिड्यूस है तो लिमिटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आने हैं।
जो भी टॉपिक सिलेबस में है उसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हो गए। तो निकल कैडमियम बैटरी में क्या होता है, कैडमियम ऑक्सीडाइज होता है, निकल रिड्यूस होता है। एनोड पर क्या होगा, कैडमियम बेसिक मीडियम के अंदर Cd+2 में ऑक्सीडाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कैथोड पर क्या होता है, निकल +2 स्टेट से +4 स्टेट से सॉरी +2 स्टेट में कन्वर्ट होता है। दोनों को ऐड करके अगर आप लिखेंगे तो नेट सेल रिएक्शंस को लिखा जा सकता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करके आप नेट सेल रिएक्शंस को भी लिख सकते। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का क्वेश्चन कॉपी हो गया है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड SN1 एज वेल एज SN2, दोनों ही पूछ दिया है। पहला है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन। करेक्ट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये कार्बोकटाइन 3 डिग्री बनेगा। अगर इसे नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4, SN1 की रिएक्टिविटी में अगर लगाना चाहूंगा तो सबसे रिएक्टिव 4 होगा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा। SN1 में कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पर रिएक्टिविटी बेस्ड होती है, जबकि SN2 में स्टेरिक क्राउडिंग पर रिएक्टिविटी बेस्ड होती है। स्टेरिक क्राउडिंग जिसमें ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी उसमें कम होगी। करेक्ट। इसमें देखिए आप, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन बनाएगा, ये 3 डिग्री बनाएगा, लेकिन आप अगर स्टेरिक क्राउडिंग देखेंगे तो इस कार्बन पर 2 फिनाइल रिंग है और 1 मिथाइल है। ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो गया, यानी ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा। तो मैं अगर नंबर करता हूं 1 2 3 4, तो फोर्थ वाला सबसे फास्ट 3 डिग्री भी है और 2 फिनाइल रिंग से स्टेबलाइज्ड है, तो 4 वाला सबसे फास्ट SN1 देगा। आफ्टर फोर्थ इट इज द सेकंड वन, उसमें 2 फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, रेजोनेंस करेंगी। आफ्टर सेकंड, थर्ड वन इज फास्टर, रिएक्ट फास्टर देन फर्स्ट वन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ SN1। इसको रिवर्स कर देंगे, यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ SN2। नेक्स्ट, KSP of AgCl is given to you. Calculate the electrode potential immersed in 1 m KCl. E0 value is also given to you. So AgCl sparingly soluble salt है, इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर मैं हाफ सेल कंसीडर करूं कि आपको जो E0 वैल्यू दी है उसको ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नॉर्मली CBSE में नहीं आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है SRP ऑफ सिल्वर। अगर मैं इसका Q वैल्यू देखता हूं तो इट इज 1/Ag+। ई सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस 0.0591/1 log Q। मेरे को क्या निकालना था, मेरे को E निकालना था। E0 सेल गिवन है, N वैल्यू मुझे पता था 1 है, log Q, मुझे Q का वैल्यू चाहिए। Q का वैल्यू चाहिए तो मुझे Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। वो कैसे आएगा, KSP ऑफ AgCl will be S into S, means S square।
S आ गया 10 to the power -5. So it is the concentration of silver. सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आ गई, Q वैल्यू आ जाएगी which is 1/10 to the power -5 means 10 to the power 5. और यहाँ पर एक छोटा सा मुझसे मिस्टेक और हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है, इन्होंने बोला 1 m KCl सोल्यूशन है, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, आयनिक में घुसना पड़ेगा हमें यहाँ पर। जस्ट आई रियलाइज कि सैचुरेटेड की बात नहीं कर रहा है, तो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है KCl में। KCl सोल्यूशन से हमें क्लोरीन मिलेगा जिसकी कंसंट्रेशन 1 है। So the concentration of Ag plus will be 10 to the power -10. अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन दिया होता तो हम S into S into S स्क्वायर करके S into S become S स्क्वायर करके S निकाल देते। Q आ गया 1/10 to the power -10, that is 10 to the power। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में आयनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हो, बट यहाँ पर पूछा गया है और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे केस पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस किससे मिला हमें, KCl से मिला। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल लिया और वही Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नेक्स्ट इक्वेशन में डाल करके हमने ई सेल यानी कि SRP वैल्यू फॉर द सिल्वर इलेक्ट्रोड निकाल ली। नेक्स्ट पैराग्राफ इज गिवन टू यू, मुझे दिख रहा है कि वो F ब्लॉक से रिलेट कर रहा है। Now actinoid contraction is greater than that of lanthanoid contraction. Actinoid contraction is due to 5F while lanthanoid contraction is due to 4F. तो अगर 5F 4F में कंसीडर किया जाए तो 4F की शील्डिंग बहुत ही पुअर होती है, सॉरी 5F की शील्डिंग बहुत ही पुअर होती है इन कंपैरिजन टू 4F। जैसे जैसे n वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है विद द सेम सबशेल शील्डिंग और पुअर होती जाती है। यानी 4F 5F और 6F में कंपेयर किया जाए तो 6F की शील्डिंग और ज्यादा पुअर रहने वाली है। Correct. Next is the magnetic property of actinoids are more complex than that of actinoids. Actinoids के अंदर क्या होता है, the energy of 5F 6D और 7S orbital is nearly same. सेम एनर्जी की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, सो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी इसमें लग जाता है, तो आप इतना नहीं जाएंगे, पैराग्राफ में इतनी पॉइंट दी उसी के हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी होने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट। एक्टिनॉइड्स शो वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिनॉइड्स मेटल्स आर सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर देन लैंथेनॉइड, गिव द रीजन। So again it is due to the irregularity in metallic radii, पैराग्राफ में हमें मेंशन है कि मेटेलिक रेडियाई के अंदर इरेगुलरिटी होने की वजह से ऐसा हो जाता है। कीप इन माइंड, पैराग्राफ में नहीं भी दिया हो तो भी ध्यान में रखना है कि मेटेलिक रेडियाई में इरेगुलरिटी ज्यादा रहती है लैंथेनॉइड के कंपैरिजन, सब कुछ वेरिएशन ज्यादा है एक्टिनॉइड में इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैराग्राफ से रिलेटेड करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर से तो नहीं कहेंगे, वेंटा फैक्टर और कोलिवेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा है। इसका वेंटा फैक्टर पूछा है। डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू I - 1 अपॉन n - 1, 0.6 इज इक्वल टू I - 1 और n कितना है 5 - 1। करेक्ट, फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वेंट हाफ फैक्टर। You can calculate
Next, when a solution of benzoic acid dissolve in benzene such that it undergoes molecular association and its molecular mass approaches to 244, in which form benzoic acid molecule would exist. वैसे तो ये फैक्ट भी है कि बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर, लेकिन एक फॉर्मूला होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सो मोलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व। C6H5COOH मोलर मास निकालने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 13 है, ऑक्सीजन 32 है। 72 18 32 50 122 is the calculated mass, while observed is 244. So the Venta factor is 0.5. Venta factor की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5. Now alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1. There alpha is degree of association. तो अगर association को 100% माना जाए, so we can write this. यहाँ से अब n का वैल्यू 2 आ जाएगा, which suggests formation of dimer. ऐसे फैक्ट भी है, बट हमें यहाँ पर एक नंबर में प्रूफ भी करके दिखाना है, हम प्रूफ कर सकते हैं इस तरह से। फॉर्मूला ऊपर ही आ गया, हाउ डज वेंटा फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएटेड विद इट, पर मैंने यूज कर लिया था। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ओनली। Write down the products obtained after hydrolysis of DNA. DNA give 2 deoxyribose nitrogen containing heterocyclic bases phosphoric acid ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ डीएनए। आप आसानी से याद कर सकते हैं, इजी है। Which of the 2 components of starch is water soluble? स्टार्च का वाटर soluble कंपोनेंट अमाइलोज होता है। विटामिन सी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। विटामिन सी क्यों चाहिए हमें रेगुलरली? बिकॉज वाटर, विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल है और इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, सो वी नीड इट डेली। और ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें रेगुलर सप्लाई इसकी चाहिए होगी। शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टोज। नेम द डाइसैकेराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। माल्टोज हाइड्रोलिसिस पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है। What are biocatalysts? Give an example. Catalysts present in the living organism which speed down or faster down the process are known as biocatalyst. Hormones हमारी बॉडी में बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं। Aldopentose, named ribose, and 2 deoxyribose are found in nucleic acid. What is their relative configuration? थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, इनका कॉन्फ़िगरेशन डी रहता है दोनों का। डी और एल दो तरह के स्टीरियो आइसोमर्स के, ऑप्टिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल, तो दोनों का डी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 32 आईयूपीएसी नेम लिखना है, कॉम्प्लेक्सेस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी देनी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री देनी है, मैग्नेटिक मोमेंट देना है। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आ रही है, तो प्राइमरी वैलेंसी +3 हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सलेट बाइडेंटेड लिगेंड है, वाटर 2 है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 6 हो गई। शेप कैसी हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, D2sp3 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब यहाँ पर इसके स्टीरियो आइसोमर्स बनाने हैं,
So it's a type of MAA का Holtowise A2. So it can exist in two geometrical isomers, cis and transform. cis का mirror image भी बन जाएगा. तो टोटल 3 आइसोमर्स इसके बन जाएंगे अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूं. ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री. तो एक बार मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. दिस इज द ट्रांसफॉर्म व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये सिस फॉर्म है, इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं. बी की बात करते हैं अगर, सो बी में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. +3 में D2sp3 T2G6 होने की वजह से फेवर करता है. D2sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी भी 6 है, बट इसके अंदर ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 है, ये भी D2sp3 है. लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, इट्स अ टाइप ऑफ Ma3B3 टाइप complex which exists in two form, facial and meridional. FeCl4 FeCl4 सीजियम टेट्राक्लोरोफेरेट 3. आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3. कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4. वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगी इसके अंदर. All the ligands are same. Similarly, K4MnCn whole 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सा साइनो मैग्नेट 2. Mn2 स्टेट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. 3d5 4s2 है, तो 3d5 हो जाएगा. पेयरिंग करेंगे, एक अनपेयर्ड बचेगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा. ये मैं आप पर छोड़ता हूं. आईपीसी नेम दिए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, आप इन्हें अपने आप कर सकते हैं, इजी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 33 is the last question. Write the structure of different isomeric amines corresponding to the formula C4H11N. पहले 4 कार्बन को लेकर के कितनी 1 डिग्री अमीन पॉसिबल है वो बना लेते हैं. फिर 3 कार्बन को लेकर के कितनी 1 डिग्री अमीन बन सकती हैं वो बना लेते हैं. नाउ 2 डिग्री अमीन में 2 ही पॉसिबिलिटी है और 3 डिग्री अमीन में एक ही पॉसिबिलिटी है. तो टोटल कितनी आइसोमेरिक अमीन बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए इसका आंसर. समवेयर आई मिस्ड इट 1. यस, गॉट इट. This one is the 2 degree amine which remain. So total 8 isomeric amine बन जाती है. Write the IUPAC name of all the isomers. सबका नाम लिखना है. योग्या ब्यूटेनामाइन, 2 ब्यूटेनामाइन, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन. इसका हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेनामाइन, N मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन. हो जाएगा N, N डाई मिथाइल इथेनामाइन. इसका हो जाएगा N इथाइल इथेनामाइन. सभी के नाम मैंने डिक्टेट कर दिए.
वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना है, इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ. What type of isomerism is shown by this type of pair? So प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स जो होते हैं उनके अंदर फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है. लेकिन अगर आइसोमर 1 और 2 देखोगे तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं. करेक्ट. जबकि आप बात करोगे 1 और 3 की तो ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं. जबकि आप बात करोगे 5 और 8 की तो ये मेटामेरिज्म भी शो कर रहे हैं. मेटामेरिज्म भी शो कर रहे हैं. तो यहाँ पर सब तरह की आइसोमेरिज्म मिल रही है, इसका नाम आपको लिखना था. नेक्स्ट है एनिलीन वीकर बेस इन कंपैरिजन टू इथेनामाइन. एनिलीन में क्या होता है? लोन पेयर्स आर delocalized. That's why aniline is a weaker base than ethanol. Aniline does not give Friedel-Crafts reaction. Aniline के अंदर लुईस बेसिक नेचर होता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर. While AlCl3 लुईस एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, इसलिए Friedel-Crafts में पार्टिसिपेट नहीं करता. Only aliphatic primary amines prepared by Gabriel-Thalamide synthesis. Gabriel-Thalamide में Gabriel बेस की रिएक्शन RX से हम कराते हैं. ठीक है. अब गैब्रियल थैलामाइड में जो गैब्रियल बेस यूज हुआ है, अगर मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज करने लगा तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन डोमिनेट्स होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा कि ये बेस जो है H+ को निकाल ले. तो एलिमिनेशन डोमिनेट ओवर सब्स्टिट्यूशन, इसलिए हम प्राइमरी अमीन ही बनाते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं बनाते. दूसरा SN2 मैकेनिज्म होती है. SN2 मैकेनिज्म होती है तो हिंड्रेंस भी मैटर करता है. तो एल्काइल हैलाइड अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो रिएक्शन होगी, 2 डिग्री और 3 डिग्री जुड़ा होगा तो नहीं. तो वी आर डन विद द अनदर मॉक टेस्ट. अच्छे से प्रिपेयर करिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट हम लगा लेंगे तो पॉसिबिलिटी किसी भी नए क्वेश्चंस की नहीं बचेगी. दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू.